ये है बोलते पन्ने और आप सुन रहे हैं आज के अखबार, ताकि आप जान पाएं स्याही से रंगे पन्नों में छपी खबरों का सच। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। शुरू कर रहे हैं आज के अखबार। बताएंगे आपको 21 अगस्त के अखबारों की प्रमुख खबरों के बारे में। आज ज्यादातर अखबारों ने बच्चों के लिए मंजूर हुए स्वदेशी टीके की खबर को पहले पन्ने की लीड बनाया। यानी जल्द भारत सरकार 12 साल या उससे बड़े बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू करा देगी। पर कुछ हिंदी अखबारों ने कल की एक बड़ी राजनीतिक गतिविधि को छोटा लगाया है। कल सोनिया गांधी के नेतृत्व में 19 विपक्षी दल वर्चुअली मिले और तय किया कि वे 2024 में मोदी को हराने के लिए एक साथ जुटेंगे। इसी के तहत 20 से 30 सितंबर तक इन नेताओं ने सरकार के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है। हिंदी में अमर उजाला ने इस अहम खबर को पहले पन्ने पर नहीं लिया, हालांकि पेज 11 पर टॉप फ्लायर लगाया है। हिंदुस्तान ने इस खबर को पेज 1 पर तो लिया, लेकिन छोटी 2 कॉलम खबर लगाई है। हेडिंग है, मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए विपक्ष को एक साथ आना ही होगा। पर एनबीटी ने इस खबर को पेज 1 की लीड बनाया है। नवभारत टाइम्स, द हिंदू ने भी ठीक ऐसा ही किया। एचटी, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को पेज 1 पर दूसरी प्रमुख खबर के रूप में पेश किया, जबकि दैनिक जागरण ने इस खबर को पेज 1 पर एंकर लगाया है। अब हम बात करें जाइडस कैडिला की, जो गुजरात की कंपनी है। इसने डीएनए बेस्ड टीका बनाया, जो दुनिया की पहली डीएनए बेस्ड कोविड वैक्सीन है। इसका फ़ायदा ये होगा, इसे अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर पर रखने की ज़रूरत नहीं होगी। इस टीके को 12 साल या उससे बड़े बच्चों के लिए लगाया जा सकता है। इसका मतलब है कि भारत में अब बच्चों को टीका लगना शुरू हो जाएगा। जल्दी ही सरकार इसे रोल आउट कर देगी। इस टीके में 3 डोज होंगी, जिसे डे 0, डे 28 और डे 56 पर लगाया जाएगा। खास बात यह है कि ये सिरिंज नहीं होगी, इसमें बच्चे को सुई नहीं लगानी पड़ेगी। यानी कि सुई लगाने से होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे दर्द होना, उस जगह पे सूजन आ जाना जैसे साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं खास खबरों की। हिंदुस्तान टाइम्स ने बिहार में कोरोना से मरने वालों पर एक खास स्टोरी की। खबर बताती है कि वह महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक जितने लोग मरे हैं कोरोना से, उसकी कंपैरिजन में 48.6% ऐसे लोग हैं जिनकी मौतें हुई हैं जो कि गैर कोविड वजहों से हुई। ये गिनती 2,51,000 लोगों की है। यानी 2,51,000 ऐसी मौतें हुई हैं बिहार में पिछले 18 महीने में, जिन्हें कोविड में नहीं गिना गया। इन्हें सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में दर्ज किया गया है। इसका मतलब सीधा सा है, बहुत संभावना है कि ये कोविड से हुई मौतें होंगी, या हो सकता है कोविड के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर से लोग मरे हों, जिसे सरकार ने या तो जांच नहीं की प्रॉपर, जिससे पता चलता है कि मरने वाला कोविड से मरा, या तो उसकी उस व्यक्ति के मरने की वजह को कोविड में नहीं गिना गया। अब और ख़ास बात ये भी जानना ज़रूरी है कि देश के किसी भी दूसरे राज्य में महामारी काल में दूसरी बीमारियों से होने वाली मौतों का आंकड़ा इतना ज़्यादा नहीं है जितना बिहार में लोग मरे हैं। इतनी अच्छी खबर को भी हिंदुस्तान टाइम्स ने अंदर के पेज पे लिया है। ये बताता है कि आजकल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो सरकार के खिलाफ वाली खबरों को मेन पेज 2 या पेज 3 पर जगह दे पाएं। इंडियन एक्सप्रेस की एक अहम खबर है, बताती है कि 4 साल में मनरेगा के बजट में 935 करोड़ रुपए की गड़बड़ी सामने आई है। जो सरकार कहती है कि हमारे शासन में भ्रष्टाचार नहीं होता, उसी सरकार की सोशल ऑडिट रिपोर्ट के जरिए पता चला कि बीते 4 साल में इतनी बड़ी रकम सिस्टम के अंदर से ही गायब हो गई। एक्सप्रेस ने लिखा कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से ये जानकारी ली गई है। वैसे तो ये ओपन सोर्स है, जिस पर जनता की जानकारी के लिए ये इंफॉर्मेशन डाली जाती है, लेकिन इस वेबसाइट को एक्सेस करना रिपोर्टर के लिए लगातार मुश्किल हुआ, क्योंकि नेटवर्क इशू बना रहा। इसलिए रिपोर्ट करने में देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक जरा सी चीज़ जो वेबसाइट से ली जा सकती थी, क्योंकि नेटवर्क इशू लगातार है, क्योंकि वो सरकार की तरफ से वेबसाइट का नेटवर्क इशू है, इसलिए उन्होंने एक फिर गवर्नमेंट सोर्स के ज़रिए वो डेटा निकलवाया। तो इससे एक बात समझ में आती है कि जो मोदी सरकार लगातार हर विभाग की करीब 2 से 3 तमाम तरह की वेबसाइटें लॉन्च करती रहती है, लेकिन
सरकार इतनी चालू तो है कि जो वेबसाइटें पब्लिक के लिए कुछ अहम जानकारी दे सकती हैं, उन्हें एक्सेस कर पाना अभी इतना आसान नहीं है। अमर उजाला की बात कर लें तो आज इन्होंने लीड लगाई, पिछले दरवाजे से दाखिला लेने वालों के साथ कोई सहानुभूति नहीं। मामला निजी मेडिकल कॉलेज का है, जहां पर कुछ स्टूडेंट्स ने निजी काउंसलिंग के ज़रिए एडमिशन लिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक अवैध तरीका है, इसलिए हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। फ्लायर लगाया है इन्होंने पेज 1 पर। फ्लायर का मतलब है लीड के ऊपर लगाई गई एक खबर, ताले तोड़कर भारतीय दूतावास में घुसे तालिबानी। मशहूर शायर मुनव्वर राना के विवादित बयान को लेकर लखनऊ में उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। आज तक के टीवी शो में कहा था कि तालिबानी रामायण के वाल्मीकि की तरह हैं। इससे पहले राणा कह चुके हैं कि अफगानिस्तान से ज़्यादा क्रूरता तो हिंदुस्तान में है। उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा उसका अंदरूनी मामला है। तालिबानी हथियार छीनते हैं, हमारे यहाँ माफिया खरीद लेते हैं। तो इस मामले में मुनव्वर राना के खिलाफ लखनऊ में केस दर्ज किया गया है। ये वाल्मीकि समुदाय और कुछ हिंदूवादी संगठनों ने कराया है। राणा का बयान सवाल ज़रूर खड़े करता है कि इतना सोचने विचारने या खुले दिमाग का दिखने वाला व्यक्ति आखिर ऐसे क्यों कह रहा है। कट्टर इस्लाम की तुलना कट्टर हिंदुत्व या कट्टर ईसाई समूहों से करने में कोई बुराई नहीं है। ये सबका अपना अपना दृष्टिकोण हो सकता है, जो सही या गलत भी हो सकता है, पर इस तरह की तुलना करके किसी व्यक्ति के गलत कामों को किस तरह नकारा जा सकता है। हिंदुस्तान ने आज एक तालिबान से जुड़ी अहम खबर को पेज 1 पर लगाया है कि तालिबान के कब्जे के 3 शहर स्थानीय लोगों ने छुड़ाए। इसके अलावा हिंदुस्तान की एक खास खबर है जो राखी से जुड़ी है, ये पढ़ने लायक खबर है। जायदाद के डर से ग्रामीणों ने 300 साल से राखी नहीं बनवाई। मामला संभल के बेनीपुर चक गांव का है। खबर चंबल से गजेंद्र यादव ने हिंदुस्तान के लिए की है। खबर बताती है कि यहाँ के पूर्वज जिस दूसरे गांव की बेटियों से राखी बनवाते थे, उन्होंने उपहार में उनसे जमींदारी मांग ली थी। ये पूर्वज उसके बाद अलीगढ़ के उस गांव को छोड़कर बेनीपुर आ गए और उसके बाद से सख्ती से इस रस्म को ना मनाने का रिवाज चला आ रहा है। अफगानिस्तान पर विशेष पेज हिंदुस्तान ने बनाया है, जिसमें शरिया कानून को समझाया गया है कि आखिर क्यों शरिया कानून क्या है और हाल में इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है। हेडिंग लगाई है, शरीयत में औरतों को शिक्षा और अच्छे जीवन का पूरा हक। तालिबान जिस तरह के इस्लाम को फॉलो करता है, ये इस्लाम का गलत शरिया लॉ का गलत इंटरप्रिटेशन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि तालिबानियों ने पिछले महीने अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक हजारा समुदाय पर हैवानियत की। 9 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। अफगान के हालिया हालात पर एक खबर और हिंदुस्तान ने दी है कि काबुल हवाई अड्डे तक पहुंचने से लोगों को रोकने के लिए तालिबानी गोलियां चला रहे हैं। सीन ये है कि हवाई अड्डे के अंदर तो सेना है, लेकिन हवाई अड्डे के बाहर तालिबानी हैं। तमाम जो नाके हैं, बैरियर्स हैं, उन पर तालिबानी मौजूद हैं। अब हम बात करेंगे द हिंदू की। द हिंदू ने आज लीड लगाई, विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ एकजुटता की जरूरत बताई। अब बात करते हैं द इंडियन एक्सप्रेस की। एक बहुत ही खास सीरीज इंडियन एक्सप्रेस ने शुरू की है, डियर इंडिया 2047। तो 2047 में डियर इंडिया कैसा होगा और उनके नाम खत जो लोग उस समय मौजूद होंगे। चुना गया है सबसे पहले रतन टाटा को ये पत्र लिखने के लिए, और ये करीब 200-250 शब्दों का एक लेटर के तरह से छापा है, पेज 1 पर ही, और ये पढ़ के आपको भावुक करता है। रतन टाटा ने लिखा कि मैं 100 साल के आज़ाद भारत की जनता को बधाई दूंगा, क्योंकि उन्होंने भारत को एक स्वतंत्र लोकतंत्र बने रहने के लिए वोट किया। द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस दोनों ने ही आज एक फ़ोटो को लगाया है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हिंदी के अखबारों ने इसे इम्पोर्टेंस नहीं दी। ये तस्वीर है सोनिया गांधी और राजनाथ सिंह की, जो आपस में बात कर रहे हैं, जो इसलिए एक दुर्लभ क्षण है क्योंकि अब पहले की तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता मिलकर बातें नहीं करते। तो ये है आज के अखबार। बहुत बहुत शुक्रिया।